नमस्कार, मैं निशा शर्मा और न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस चुनावी रण में बयानों के जो तीर है वो सीधे दिल और विचारधारा पर लग रहे हैं। जी हाँ, बंगाल से लेकर असम और केरल तक दिग्गजों ने अपना अपना मोर्चा खोल दिया। आज हम आपको दिखाएंगे 3 बड़े बयान जो देश की सियासत की दिशा को तय कर रहे हैं। पेश है राजनीतिक वार पलट पर। चलिए पहले बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में बाहरी वोटरों को लेकर वार किया है। उन्होंने कहा कि लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल ना कर पाए, इसीलिए षड्यंत्र हुआ। खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से अवैध रूप से वोटर बंगाल लाए जा रहे हैं। मेदिनीपुर में 800 अवैध वोटर जोड़े गए। भाजपा बंगाल की जनसांख्यिकी यहाँ पर बदलना चाहती है। आइए पहले अभिषेक बनर्जी का जो ये बयान है उसको सुन लेते हैं। বাংলার মানুষ যাতে আগামী দিন তার মৌলিক ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে, এসআইআর এর মাধ্যমে আপনাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা হয়েছে। কালকে আমার সভা ছিল পুরুলিয়াতে। আমি পুরুলিয়ায় সভা করাকালীন আমার কাছে খবর আসে যে অবৈধভাবে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোটার ঢোকানো হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। কালকে আমি সিইও দপ্তরে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে পৌঁছাই এবং এদের চুরি আপনারা দেখেছেন, আমরা হাতে নাতে ধরেছি। আজকে আমি যখন বাগডোগরা হয়ে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলাম তখন আমার কাছে খবর আসে যে আজকেও প্রায় 800 অবৈধ বিহারের ভোটারকে মেদিনীপুরে অ্যাড করা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র, ডেমোগ্রাফি পুরোপুরি বিজেপি পাল্টে দিতে চাইছে। যারা ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলতো, বালুরঘাটের মানুষের থেকে ভালো डबल इंजिनेर स्वाद क्यों पाएनी। यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का ये बयान सीधे तौर पर स्थानीय बनाम बाहरी की राजनीति को हवा दे रहा है। बंगाल में डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी का जो मुद्दा है वो हमेशा से ही एक संवेदनशील रहा है। टीएमसी यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाजपा बाहरी राज्यों के लोगों के दम पर बंगाल की सत्ता और संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। चलिए दूसरे बयान की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर राजनाथ सिंह ने असम के विकास और कांग्रेस के कुशासन को लेकर प्रहार किया। उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस ने असम को दिल्ली से, अपने दिल से और दिमाग से भी दूर रखा। कांग्रेस के समय असम मतलब उग्रवाद, अशांति और भुखमरी था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज असम की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की यहाँ पर बात होती है। आइए एक बार राजनाथ सिंह का ये जो बयान है उसको सुन लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी तो यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव हैं। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव ये हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, ये भारत के पहले गांव हैं। मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब प्रश्न आता है तो बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और असम की उपेक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की आजादी के साथ ही मैं मानता हूं असम की भी उपेक्षा जिन सरकारों ने काम किया आज के 10 साल पहले उन्होंने बराबर की। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में जब असम की धरती से तेल निकला तो असम वासियों को यह उम्मीद थी कि अब इससे असम में नया रोजगार पैदा होगा, असम धनवान राज्य बन जाएगा।
लेकिन मैं कह सकता हूं, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों ने असम वासियों के इस हक को मारा है। यहां रिफाइनरी तक नहीं लगने दी। लगातार और संघर्ष के बाद 1961 में जाकर, 1961 में जाकर एक रिफाइनरी मिली, लेकिन बहनों भाइयों तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बहनों भाइयों, असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम पहली बार किसी ने गंभीरता से किया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये नॉर्थ ईस्ट का कार्ड खेलना, ये बयान है उनका निशाना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों पर है। भाजपा ये जताना चाह रही है कि पिछले कुछ वर्षों में उग्रवाद जो है वो खत्म हुआ है और असम मुख्यधारा के विकास से जुड़ा है। ये बयान सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर वोट बटोरने की एक रणनीति मानी जा रही है। चलिए अब आखिरी तीसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर राहुल गांधी ने केरल की विचारधारा वाली पहेली बुनी है। जी हाँ, उन्होंने बयान दिया है कि ये चुनाव दो विचारधाराओं की एक लड़ाई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट फ्रंट और भाजपा के बीच साझेदारी दिख रही है। एक लेफ्ट पार्टी राइट पार्टी के साथ गठबंधन आखिर कैसे कर सकती है? ये एक पहेली है जिसके जवाब इसी मंच पर बैठे अनुभवी नेताओं के पास है। आइए राहुल गांधी का भी ये बयान सुन लेते हैं। दिस इलेक्शन इज अ फाइट between two ideologies, the ideology of the left front CPM and the ideology of the UDF and the Congress party. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, രണ്ടാശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ആശയം, മറ്റൊന്ന് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആശയം. ഈ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. And for the first time we are seeing that there is a partnership between the BJP and the left front. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ്, ഒരു കൂട്ടുകച്ചവടം കേരളത്തിൽ അവരേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Normally this would be quite surprising that a left party is allying with the extreme right party. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇടതുപക്ഷം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ ബിജെപിയുമായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആണ് അവരുടെ മുഖ്യ ശത്രു. Because they have diametrically opposite ideologies. അവര് യഥാർത്ഥ പുരോഗമന ചിന്താഗതികളെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളെ അവര് തകർക്കുകയാണ്. So the question is, how is it possible that left party is partnering with the right party? ചോദ്യം ഇതാണ്, എങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരുമായി, കക്ഷികളുമായി എങ്ങനെ ഐക്യത്തിലും ധാരണയിലും പോകാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. This is like a puzzle. This is like a puzzle. ഇത് തികഞ്ഞ അവസരവാദപരമായ നയമാണ്. ഇത് തെറ്റായ സമീപനം തന്നെയാണ്. And some answers are sitting with us on the stage. And some answers to this puzzle are sitting on the stage. ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന കുറച്ചുപേർ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ തെറ്റായ നയങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന പ്രമുഖരായ ചില നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം there are two veteran leaders from the CPM who are sitting on our stage today. CPM പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ, ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടുകയാണ്. Why are they sitting on our stage? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് നമ്മോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്? Why are they not campaigning for the left front? Why are they not campaigning for the chief minister? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവരെ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി അവർ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല? Because what is today called the left front is actually not a left of center party at all. യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? ഇന്ന് കേരളത്തിൽ
ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നവര് യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമല്ല, പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരല്ല, അവര് വലതുപക്ഷത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. In fact, the reason they are partnering with the BJP is because they are both corporate parties. तो यहाँ पर राहुल गांधी का ये बयान बेहद ही दिलचस्प है। केरल में जहां कांग्रेस और लेफ्ट पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, वहां राहुल लेफ्ट और भाजपा की साठगांठ का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वह मतदाताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाजपा को रोकने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र विश्वसनीय विकल्प है, जबकि लेफ्ट कहीं ना कहीं समझौता कर चुका है। तो यहाँ पर आज आपने 3 बयान सुने, 3 राज्य, 3 दिग्गज और 3 अलग अलग मुद्दे आपने सुने, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है, दिल्ली की सत्ता, बंगाल में घुसपैठ और वोटरों का मुद्दा गरमाना। असम में विकास की गाथा सुनाई जा रही है तो केरल में विचारधारा के मेल जोल पर सवाल उठ रहे हैं। तो जनता इन दावों और वादों को आखिर किस तरीके से देखती है, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो चुनाव के जो नतीजे हैं वो ही बता पाएंगे। फिलहाल आज के बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों के लिए, उनके बयानों को सुनने के लिए देखते रहे News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहूंगी।